नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे नक्षत्र की सीरीज़ में 7वें नक्षत्र जो कि है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र एक बहुत ही शुभ नक्षत्रों में से एक कहा जाता है क्योंकि इसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम का जन्म होने से ही आप समझ सकते हैं कितना पवित्र ये नक्षत्र होगा। और इस नक्षत्र में जन्मे लोग भी कितने पवित्र होते होंगे। पवित्र आत्माएं ही ऐसे नक्षत्र में जन्म लेती हैं, ऐसा कहती हैं। तो बात करते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र से हम क्या समझ सकते हैं। हमारी कुंडली में अगर पुनर्वसु नक्षत्र जहाँ भी आ रहा है उससे क्या पता लगेगा। और यदि आपका चंद्रमा यानी आपका जन्म चंद्रमा से देखना है आपको कि क्या आपका चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान है यानी आप पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पुनर्वसु नक्षत्र के जो 4 पद हैं वो आपके जो पहले 3 पद आएंगे वो मिथुन राशि में आएंगे और बाकी जो चौथा पद आएगा वो कर्क राशि में आएगा। तो बुध इसमें मिथुन राशि में आने से सबसे पहले हम ये देखना है कि कौन कौन से ग्रहों का इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो होते हैं गुरु। गुरु और जो इनके देवता होते हैं वो अदिति देवी होती हैं, जिनको कहा जाता है समस्त ब्रह्मांड की जननी है वो अदिति। और जो इसकी पशु होते हैं, अगर हम पशु को देखें, हर नक्षत्र का कोई ना कोई एक पशु होता है जिससे हमें पता चलता है कि जिस पशु से रिलेटेड चीज़ें जो हम पशु में क्वालिटी या डिसक्वालिटीज़ देखते हैं वो इस नक्षत्र या में जन्मे लोगों के विचारधारा को प्रभावित करते हैं। जैसे इस नक्षत्र की जो पशु आता है वो आता है बिल्ली। बिल्ली के जो नेचर स्वभाव होते हैं वो इन व्यक्तियों से मिलते हैं। बिल्ली का जो कहा जाता है कि बिल्ली 9 जन्म लेती है, इसीलिए पुनर्वसु नक्षत्र जो भी है उससे कहते हैं कि पुनर्वसु मीन्स पुनः से जीवित हो जाना, पुनः कोई भी चीज़ का निर्माण करना यानी टूटना, फिर पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ फिर से उठना। कई लोग आपने जीवन में देखे हैं कि टूट जाते हैं तो फिर वो अपने आप को संभाल नहीं पाते या वो हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं मैं अभी इस काम को कर ही नहीं सकता। पर पुनर्वसु नक्षत्र वाले लोग जिस काम में मतलब वो एक बार में जो प्रयास करते हैं उसमें ज़रूरी नहीं सफल हों। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे श्री रामचंद्र जी का एग्जाम्पल लें, ऐसा जबकि वो तो भगवान राम थे, श्री राम थे, वो चाहते तो एक ही तीर में रावण का वध कर सकते थे, परंतु नहीं, एक तीर में रावण का वध नहीं हुआ था, उन्होंने अनेक तीर साधे थे। और इस नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी धनुष ही है। और धनुष में कहते हैं ना, जो पूरा धनुष उसमें कई तीर होते हैं, तो कई मतलब जो उसमें आपका जो लगा रहता है उसमें कई तीर होते हैं। एक तीर से कोई भी धनुर्धारी एक तीर से जरूरी नहीं कि निशाना लगा ही पाए। पुनर्वसु नक्षत्र वही दिखाता है कि आपको टूटना नहीं है, फिर से खड़े होना है। तो भगवान राम ने कई तीर रावण पे मारे थे और जब जाके रावण का अंत हुआ था। कहते हैं आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करके ही उन्होंने जो तीर लगाया था तब उसी तीर से रावण का वध हुआ था। तो इसीलिए आदित्य हृदय स्रोत बहुत ही ज़्यादा अपने आप में कहा जाता है कि बहुत पवित्र है, बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि वो शत्रुओं का विनाश करने वाला मंत्र है। तो अगर आपके भी जीवन में ऐसे शत्रु हैं तो इसीलिए कहते हैं कि आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए नित्य प्रति, सूर्य के दर्शन के साथ साथ। अब हम बात करते हैं, इसका जो पेड़ है वो है बांस। बांस भी बार बार जन्म लेता है। बांस को आप जितना काटते रहते हैं, कहते हैं कि वो बार बार वहाँ पे बांस फिर से वो उग जाता है। उसमें इतनी एनर्जी, इतनी मतलब उसमें वो होती है कि वो हर बार फिर से जन्म लेना सिखाता है हमें कि आप मरे नहीं, आप फिर से जन्म लेंगे। तो वो चीज़ें इस नक्षत्र में बहुत अच्छी पाई जाती हैं। यानी जहाँ भी आपका ये नक्षत्र आ रहा है, कहते हैं ऐसी चीज़ों से आप पूरी तरीके से विरक्त हो जाते हैं जहाँ भी आ रहा है। अब जैसे किसी के 4th हाउस में ये नक्षत्र आ रहा है तो ऐसे लोग एक घर में रह ही नहीं पाते, उनके घर बदलते रहते हैं। अगर आपका 10th हाउस में कर्म भाव में आ रहा है तो दैट मीन्स आपके कर्म क्षेत्र बदलते रहेंगे, यानी आपके ऑफिसेज बदलेंगे या आपका काम करने का अंदाज बदलेगा। मतलब पूरी तरीके से वहाँ से आप विरक्त हो जाएंगे, आप एक जगह टिकेंगे ही नहीं। ये नक्षत्र आपको टिकने नहीं देगा। और बहुत ही आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ ये नक्षत्र है। इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनके लिए करियर जो होते हैं वो भी, क्योंकि इसमें गुरु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, गुरु का और दूसरा बुध का किस लिए, क्योंकि मिथुन राशि के अंतर्गत आ रहा है। और गुरु इसलिए क्योंकि हमारे इसके स्वामी ग्रह ही बुध हैं, गुरु है। तो गुरु और बुध, एक तरफ बुद्धिमान दूसरी तरफ ज्ञानमान। कितना मतलब रामचंद्र जी के पास बुद्धि भी थी
और ज्ञान भी था। तो इसीलिए दोनों ही जब आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुंडली में अब आपको देखना भी है, ये नहीं कि आप केवल पुनर्वसु नक्षत्र देखें और आप सोचें कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और होंगी, या कुछ भी ऐसा आप सोचें। तो उससे सोचने से पहले आपको अपने चेक करने हैं कि गुरु और बुध कैसी कंडीशंस में आपकी कुंडली में विराजमान है। नक्षत्र होने के बावजूद भी आपको ये चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, और अगर हैं तो आप उनको, या तो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको दिख रहा है कि बुध हमारा अच्छा नहीं है, तो बुध से रिलेटेड चीज़ों को सही करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली ये जो नक्षत्र है आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। अच्छा, एक चीज़ और इस नक्षत्र में अगर हम ड्रॉबैक के तरीके से देखें, वो ये है कि ऐसे लोग इज्जत तो बहुत कमाते हैं, परंतु धन के मामले में ये इतना नहीं कमा पाते, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान ही ज्ञान होता है। उस ज्ञान का जो ये होता है ना, जैसे इस नक्षत्र के जो करियर भी बनते हैं वो ऐसे बनते हैं जैसे कि आपका बनेगा पुजारी हो गए आप, या योग प्रशिक्षण हो गए, परामर्शदाता हो गए। हालांकि आजकल तो इस फील्ड में भी बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, परंतु मैं यहाँ पे नक्षत्र की एक बात बता रही हूँ। जो ये नक्षत्र कहता है कि ये बहुत ज़्यादा धन नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि गुरु ज़्यादा धन चाहता ही नहीं है। अगर एक सच्चा गुरु है उसको, अब गुरु ही आपका कुंडली में देखिए, जैसे भी बाकी भी प्लैनेट्स का असर होता है कुंडली में। अब ये सोचें कि पुनर्वसु नक्षत्र में और बहुत धन है मेरे पास, तो हो सकता है, लेकिन आप उसका लाभ तो नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, जबकि उनके पास क्या नहीं था, सब कुछ तो था, परंतु फिर भी उन्हें 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, निकलना पड़ा घर से। तो इस नक्षत्र ने ही तो किया कि वो एक जगह रह ही नहीं पाए, और पूरी ज़िंदगी उनकी कष्टों में भी बीती है। चाहे वो भगवान थे तब भी उन्होंने इतने कष्ट भोगे, हम तो फिर इंसान हैं। तो आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, ये शिक्षक हो सकते हैं। अब इसका जो पहला पद आता है, पहला पद जो मैंने बताया मिथुन राशि में आता है और मेष नवमांश में आता है। मेष नवमांश में आने से मंगल का भी प्रभाव पड़ गया। अब मंगल का प्रभाव पड़ने से ये बहुत पराक्रमी हो जाते हैं। ऐसे लोग में पराक्रम कूट कूट के भरा होता है, मतलब अच्छी इनमें कैपेबिलिटी होती है। किसी चीज़ को अगर हमने सोचा है तो वो कर ले जाते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव इनके अंदर आ गया। अब मंगल के प्रभाव होने से कभी कभी ये विचलित अवस्था में भी, यानी डिसीजन पावर जो होती है इनकी, कई बार ये अपने डिसीजन से ही फिर जाते हैं। इन्हें लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, भटक जाते हैं अपनी राह से। लेकिन वो कब भटकेंगे, जब कुंडली में गुरु या बुध का मतलब अच्छा नहीं होगा मेल, तो वो ये अपने रास्ते से अगर भटक गए तो ये नक्षत्र फिर इनका जस्ट अपोजिट इन्हें फल देने लग जाता है लाइफ में। नव निर्माण मैंने बताया ही, किसी भी चीज़ का एक नए तरीके से निर्माण होगा। वृषभ नवमांश में जो दूसरा पद आएगा, जिसमें इसमें जो अक्षर आते हैं वो के, यानी प्रथम नवमांश में अगर आप हैं मेष नवमांश में तो के, दूसरा यानी वृषभ नवमांश में आते हैं तो को से आपका नामकरण हुआ होगा। जब ये जो होते हैं ना नक्षत्र, ये हमारे नामकरण के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं, उसी नाम से हमारा नामकरण होता है। तो को अक्षर में आने से इसमें शुक्र नवमांश में ये नक्षत्र दूसरा वाला आता है। शुक्र में आने से क्या हो गया, ऐसे लोग बड़े सुंदर होते हैं, इनके जो वाणी होती है उसका प्रभाव इनके अंदर बहुत होता है, मिलनसार होते हैं। ये सारी चीज़ें जो शुक्र देते हैं वो फिर यहाँ पे शुक्र का, वहाँ पे मंगल का था तो यहाँ पे शुक्र का भी प्रभाव आ जाएगा। अब यहाँ पे गुरु बुध और शुक्र आ गए, तो यहाँ पर ये भौतिकता की तरफ भी जाएंगे जो दूसरे नवमांश है, और आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे। अब दूसरे में ये प्रॉब्लम आती है कि कभी इनका मन भौतिकता की तरफ जाता है, कभी इनका मन आध्यात्मिकता की तरफ भी जाता है। तो ये वाला जो दूसरा पद आता है, इसमें बड़े ही कंफ्यूज माइंड रहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में जाना कहाँ है। मैंने बोला ना कि भौतिकता इनको लेके आ रही है कि इनके पास घर का सुख है, परंतु वो किसी भी वजह से, चाहे इनकी जॉब चेंज हो रही है, चाहे जो भी हो रहा है, अपने मतलब उस ऐशो आराम का जो है सुख नहीं भोग पा रहे हैं पूरी तरीके से। ऐसा नहीं कि पूरी थ्रू आउट लाइफ, कभी भोग रहे हैं कभी नहीं भी भोग रहे हैं। अब आ जाता है हमारा मिथुन उसका तीसरा पद जो आएगा वो मिथुन ही नवमांश में आएगा। तो यहाँ पे डबल गुरु बुध की पावर डबल मिल गई। अब जब बुध की डबल पावर है, गुरु की पावर है, तो ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। बस बुध कुंडली में अच्छा होना चाहिए। अगर बुध अच्छा है फिर तो इनकी तार्किक क्षमता इतनी गजब की होगी, इनकी कंसल्टेंसी देने का तरीका इतना गजब का होगा कि किसी से भी कोई भी ये तर्क करेंगे, कोई इनसे जीत ही नहीं सकता। क्योंकि बुध एक तार्किक ग्रह कहा जाता है, तर्क बहुत करते हैं। बुध जिसका भी होगा, चाहे वो कन्या राशि वाले होंगे या मिथुन राशि या मिथुन लग्न के, ऐसे लोगों के जो तर्क होते हैं ना वो गजब के होते हैं।
बस बुध अच्छा होना चाहिए। तो इनके इनसे विचार इनसे तर्क वितर्क में कोई नहीं जीत सकता। ये अपनी बातों से ही सबको इतना प्रभाव डाल देते हैं कि इनके इनकी बातों का उत्तर सामने वाले के पास नहीं होता। तो बुध में इतना चमत्कारी प्रभाव होता है क्योंकि बुध वाणी भी है। तो वाणी का प्रभाव इनमें इतना गजब होता है, इतना गजब कि आप इनकी वाणी सुनने के लिए भागते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पॉलिटिशियंस कुछ ऐसे होते हैं जिनको सुनने के लिए लोग दूर दूर तक भागते हैं। कुछ तो मतलब जैसा भी है, लेकिन कुछ ऐसी किसी किसी की वाणी में इतना प्रभाव होता है जिसको सुनने के लिए हम बिल्कुल ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम इसे सुनते ही रहें, पर कुछ की ऐसा होता है कि हम एक लाइन सुनते हैं और बंद कर देते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो बुध वो भी है। अगर बुध कुंडली में खराब है तो आप उसको सुनना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि उसके जो तर्क होंगे ना वो वितर्क या कुतर्क हो सकते हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होगा। कहते हैं ना बेसर पैर की बातें करना। तो कुंडली में यदि बुध खराब है तो वह आपको बेसर पैर की बातें करवाता है, और जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, इलॉजिकल बातें करते हैं। तो यदि ऐसा आपको लगता है कि आपकी बातों का कोई अर्थ ही नहीं, अर्थहीन बात कर रहे हैं, तो वो बुध की वजह से होता है, यानी बुध खराब है। तो बुध बुद्धि भी है। बुद्धि किसी की बुद्धि ही खराब हो जाए तो आप सोचिए कि वो इंसान, ज्ञान अगर होगा भी और बुद्धि ही नहीं है तो वो ज्ञान का प्रयोग ही नहीं कर पाएगा सही तरीके से। तो इसलिए ज्ञान और बुद्धि का जो मेल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए हमारी कुंडली में। चौथा पद क्या है? चौथा पद अब कर्क राशि में आता है। कर्क राशि जो होती है वो चंद्रमा से प्रभावित हो गई। यहाँ पे बहुत प्यारा एक संयोग बनता है कि ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, दूसरों के दुखों को समझते हैं, अपन इतने इमोशनल में बह जाते हैं कि दूसरों के लिए हर तरीके से तत्पर रहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए। सेवा भाव गजब का होता है, चंद्रमा का प्रभाव इतना अच्छा इनके अंदर होता है, परंतु इनका लोग उसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। यानी ये जितना भी किसी के लिए कर लें, लेकिन जहाँ इन्होंने किसी से एक्सपेक्टेशंस रखी वो कभी भी इनको रिवल्ट में नहीं मिलता। जैसे गुरु का होता भी है कि अपने शिक्षकों को सिखा दिया और शिक्षक बहुत आगे निकल गए, वो गुरु को प्रणाम करने के अलावा गुरु को दे क्या सकते हैं। तो गुरु के लिए क्या है, कई बार तो याद तक नहीं रखे जाते। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो गुरु को सम्मान के अलावा कभी कुछ मिलता ही नहीं, परंतु इनकी मदद, इनको जिस तरीके की जिस वक्त इन्हें मदद की ज़रूरत होती है इन्हें बहुत कम मिलती है। इन्हें ही दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ता है और करते भी हैं। इनको बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि गुरु का जो नेचर है ना वो बहुत शांत है। उसको शांति चाहिए, चालाकी इन्हें आती नहीं, इसलिए बिजनेस भी अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन जहाँ पे डबल बुध का प्रभाव है तो वहाँ बिजनेस ये अच्छा कर ले जाते हैं। अगर जहाँ पे मैंने बताया था तीसरे नवमांश में, मिथुन नवमांश में, तो ऐसे लोग बिजनेस किस चीज़ का, कंसल्टेंसी हो सकती है, आप एक जिम खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे धनुष से रिलेटेड है ना। तो आप समझ सकते हैं कि धनुर्विद्या अगर सिखानी हो तो ये गजब का नक्षत्र है आपके लिए। या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप किसी चीज़ से लड़ना सिखा रहे हैं, और आजकल ये जिम वगैरह ये सारी चीज़ें आपका बॉडी बन रही है। तो या फिर मतलब कोई भी ऐसा खेल, क्योंकि धनुष भी एक टाइम में एक खेल की तरह सिखाया जाता था, धनुर्विद्या उसे बोला जाता था। इस तरीके का कोई भी खेल आप प्रशिक्षण के तौर पे किसी को, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वो भी इस नक्षत्र के अंतर्गत आता है। इनके थॉट्स क्यों बदलते हैं? थॉट्स इसी वजह से बदलते हैं क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि क्या है कि चीज़ों को बदलते रहना पुनर्वसु का काम है। आपके जैसे आपका जीवन बदलता है वैसे आपकी चीज़ें भी बदल देंगे। कभी कुछ मन में आएगा, कभी कुछ इनके मन में आएगा। और दूसरा मैंने एक बताया था कि इमेज कॉन्शियस भी गजब के होते हैं। देखिए, गुरु जो होता है ना उसको इज्जत ही सबसे प्यारी होती है। उसको धन वगैरह कुछ मिले ना मिले, वो इज्जत का प्यासा होता है। क्योंकि कहीं इन्हें लग रहा है कि मेरी इमेज गड़बड़ हो रही है तो वहाँ ये बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा कहा जाता है इस नक्षत्र के लोग इमेज को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपनी इमेज कॉन्शियस ही गजब के होते हैं। इन्हें लगता है कि मैं, ऐसा कोई मेरे से काम ना हो जाए जिसकी वजह से मेरी इमेज खराब हो। इसीलिए तो ये पुनर्वसु नक्षत्र जो है मैंने बताया बहुत ही प्यारा नक्षत्र, और होगा क्यों नहीं, भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है ये नक्षत्र। 20 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक का ये नक्षत्र, 3 डिग्री 20 मिनट में हर पद बांटा जाता है, क्योंकि हर पद में 3 डिग्री 20 मिनट का पद आता है और सबको सेम मिलता है, क्योंकि एक राशि में 30 डिग्री बांटा गया है।
तो इसी तरीके से पुनर्वसु नक्षत्र, आशा करती हूँ आप सभी ने सुना होगा, और जो इस नक्षत्र में जन्मे हैं वो देखिए कि आपके ज़्यादातर जो गुरु मिलेंगे ना, या फिर कोई बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो इस नक्षत्र से अगर बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत ही शुभ नक्षत्र में जन्मे हैं। और ऐसे नक्षत्र में कोई भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं नक्षत्र होता है। इसी के साथ नमस्कार, जय माता दी।